It is often said that every civilization leaves behind two kinds of history, one that is written in books and another that is painted on canvas. और कई बार कैनवस पर लिखी हुई हिस्ट्री किताबों से भी ज्यादा टाइमलेस बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, व्यूअर्स एंड वेलकम टू तवी टेल्स एपिसोड 73। आज का एपिसोड एक आर्टिस्ट के बारे में नहीं है। आज की कन्वर्सेशन एक विजन के बारे में है। एक ऐसा विजन जो पहाड़ों को सिर्फ पहाड़ नहीं समझता, नदियों को सिर्फ नदी नहीं देखता और गांव को सिर्फ ज्योग्राफी का हिस्सा नहीं मानता, बल्कि उनमें हिस्ट्री, कल्चर, आइडेंटिटी और ह्यूमन इमोशंस की कहानी ढूंढ लेते हैं। हमारे आज के गेस्ट जो डोगरा कल्चर और हिमालयन लैंडस्केप को सिर्फ इन्होंने पेंट नहीं किया, इन्होंने उसे डॉक्यूमेंट किया है। इनके पेंटिंग्स सुंदर भी हैं, लेकिन उनकी असली स्ट्रेंथ उनकी लेयर्स ऑफ मीनिंग में छुपी हुई है। ये लॉ ग्रेजुएट थे, लॉ इन्होंने की, लेकिन डेस्टिनी ने लॉ से भी बेटर लीगल फाइल्स की जगह इन्होंने ब्रश जो इन्होंने चुना, खुद उस ब्रश को चुना जिसकी वजह से आज हमारे बीच में इतनी बढ़िया पेंटिंग्स है जो इमॉर्टल हैं। सिर्फ 27 साल की एज में मुंबई के आइकनिक जहांगीर आर्ट गैलरी में इनकी डेब्यू सोलो एग्जीबिशन ने इंडियन आर्ट वर्ल्ड की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली। उसके बाद जम्मू के शिवालिक से शुरू हुआ यह सफर पहुंच गया यूनाइटेड नेशंस, जिनेवा, फ्लोरेंस बाइनल, इटली, बीजिंग इंटरनेशनल आर्ट एंड स्पेन के प्रेस्टिजियस म्यूजियम कलेक्शन तक। नेशनल अकेडमी अवार्डी, फ्लोरेंस बिनाइल के लोरेंजो मैग्निफिको अवार्ड, ललित कला अकेडमी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर और दुनिया भर में एग्जीबिशंस। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट अवार्ड्स नहीं है। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इन्होंने डोगरा लैंडस्केप को एक ग्लोबल विजुअल लैंग्वेज दी। आज दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई इनकी पेंटिंग देखे तो उसे सिर्फ एक लैंडस्केप नहीं दिखता, उसके अंदर एक सिविलाइजेशन नजर आती है। आज तवी टेल्स पर हम सिर्फ पेंटिंग्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे क्रिएटिविटी, फिलॉसफी, हेरिटेज, आइडेंटिटी, मेमोरी, नेचर और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो हर आर्टिस्ट के कंधों पर होती है। सर, इट इज ट्रूली एन ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर अस टू वेलकम वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, श्री सुमन गुप्ता जी। Sir, welcome to Tavi Tales. It's an absolute pleasure to have you with us. We are really, really honored. Thank you, Ajay ji, for inviting me to this wonderful podcast. I'm really thankful to you all. Right. Dr. Vikas. सुमन सर, आपका डोगरों के अपने प्लेटफॉर्म, जम्मू के अपने प्लेटफॉर्म तवी टेल्स पे हार्दिक स्वागत है और आपके घर में ही हम आपका स्वागत कर रहे हैं। और आज का एपिसोड सर डेडिकेटेड है आपकी लाइफ जर्नी के लिए, आपके अचीवमेंट्स के लिए, जैसे अजय जी ने अभी गिनवाई हैं। और बहुत कम डुग्गर जेम्स हैं जो उस हाइट को अचीव कर चुके हैं जो आपने अचीव की है सर। तो सर शुरू करते हैं सर आपके जीवन के सफर से। सर सबसे पहला सवाल सर, जैसे हमारे समाज में, डोगरा समाज में अक्सर ये देखने को मिलता है कि माँ बाप चाहते हैं हमारा बेटा या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या लॉयर बने, तो या सीए बन जाए। तो आपने सर लॉ ग्रेजुएट थे, आपने लॉ पढ़ा, सिर्फ वहां से इंटरनेशनली अक्लेम्ड आर्टिस्ट बनने का सफर कैसे शुरू हुआ? और क्या कोई ऐसी खास इंसिडेंट थी जिसने आपको डिसाइड करने पे मजबूर किया कि आर्ट ही आपकी जिंदगी होगी? बिल्कुल अलग अलग लाइंस हैं, कहाँ कोर्ट कचहरी, कहाँ पेंटिंग का ब्रश। तो ये सर सफर कैसे स्टार्ट हुआ? ऐसा है कि आर्ट जो था हमारे घर में बचपन से ही था। मेरे जो मदर थे वो काफी स्पिरिचुअल फील्ड में थे और उन्होंने काफी वेदास के ऊपर बुक्स भी लिखी और कुछ वो भजन गाती थी, आपने भजनों पे बुक्स लिखी। और मेरे एक दो ब्रदर जो थे कुछ फोटोग्राफी में थे, कुछ पेंट भी करते थे। और मेरा जो बचपन था वो शुरू से ही आर्ट से जुड़ा हुआ था। मतलब ये समझिए कि स्कूलिंग से लेके कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो सफर था, एकेडमिक की तरफ मेरा ध्यान बहुत कम कम रहा। राइट फ्रॉम द स्कूल टाइम मेरा जो मैक्सिमम फोकस रहता था तरफ रहता था। एंड
That time it used to be every kind. Like I was more into music. I used to paint, sculpt भी करता था. और म्यूजिक को तो हम काफी आगे तक ले गए. कॉलेज टाइम तक हमारा 5 पीस बैंड होता था. आई वॉज रिदम गिटारिस्ट इन दैट बैंड. और हमने काफी जगह परफॉर्मेंस भी की, आउट जेएनके से बाहर भी की. और आर्ट की तरफ जो झुकाव था वो शुरू से ही रहा. और मेरी कोशिश जो होती थी कि कहीं ना कहीं से मैं आर्ट रिलेटेड कुछ पढ़ सकूं, कुछ सुन सकूं या देख सकूं. और जब मैंने अपनी एलएलबी फिनिश करी तो जो म्यूजिक था उसको मैंने अब्रप्टली बंद किया, क्योंकि म्यूजिक काफी एनर्जी जो मेरी ले रहा था. मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, कुछ आर्टिकल्स पढ़े, उसमें कुछ अमेरिकन यूरोपियन आर्टिस्ट थे, उनके काम से मैं बहुत मुतासिर हुआ. उनका जो स्टाइल था काम का, उनकी जो टेक्निक्स थी काम करने की, उससे बहुत प्रभावित हुआ. और मैंने सडनली अपने ट्रैक को चेंज किया. ये ये एक फेज था जब मैंने अपनी ग्रेजुएशंस कंप्लीट करी. और ग्रेजुएशंस के बाद जब मैंने पेंटिंग को एज ए फुल टाइम मैंने समझ के शुरू किया. हालांकि हमारा फैमिली बिजनेस था. आई यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट बिजनेस, लेकिन इवेंचुअली मैंने वो भी अपनी फैमिली को कन्वे किया कि मैं बिजनेस को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा. तो आई वांट टू बी ए फुल टाइम वर्किंग. तो ग्रेजुएशन के बाद फिर मेरी ये जर्नी जो है ये शुरू हुई. और आज वो जर्नी कंटिन्यूएशन में है. बहुत ही इंस्पायरिंग है सर। और आप मेरे ख्याल से आर्ट का कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। मैं जब आपको सुन रहा था, चाहे वो म्यूजिक हो या सर आपकी पेंटिंग्स तो सर हर जगह पे दिखती हैं। ऑल दैट प्लेसेस, दोज प्लेसेस विच मैटर फॉर एवरीवन, वहाँ पे आपकी पेंटिंग्स दिखती हैं। और आपकी पेंटिंग में सर एक अलग चीज़ है, जो है शिवालिक के पहाड़, डोगरों के गांव और आम लोग बार बार उसमें नजर आते हैं। ये कोई बहुत फैंसी नहीं है कि लैंडस्केप जो है, जनरली जो मैंने देखा है सर, पॉसिबली आई मे बी रॉन्ग, शायद आपने वो भी किया हो, लेकिन तकरीबन गांव, शिवालिक के पहाड़ और लोग, आम लोग बार बार नजर आते हैं। ये सब्जेक्ट आपको इतना डीपली क्यों अट्रैक्ट करते हैं सर? और क्या ये नॉस्टैल्जिया है या एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर ओन बर्थ प्लेस? हाँ, अगर इसकी गहराई में मैं जाऊं तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि शायद ये जो शिवालिक रेंज है और यहाँ पे जो रहने वाली हमारी डुग्गर सिविलाइजेशन है, यही एक कारण है कि मैं आज एक वर्किंग आर्टिस्ट हूँ. क्योंकि उनकी जो डिफरेंट स्टोरीज हैं, वही स्टोरीज मुझे इंस्पायर करती है अपनी पेंट करने को. और मैं कोशिश करता हूँ उनकी सभी स्टोरीज को अपने कैनवस पे उतारने के लिए. एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आपको शेयर करना चाहूँगा. 1999 में हमारा एक शो हुआ था लंदन में. ये एक ग्रुप शो था जो नेहरू सेंटर में हुआ, इंडियन एम्बेसी में. तो शो के उपरांत मुझे कोई सज्जन मिले थे जो मेरे करीबी थे काफी. उन्होंने जब मेरा काम देखा तो ही गेव मी एन ओपन ऑफर. ही सेड, सुमन, यू कम टू इंग्लैंड, you only focus your artworks and paint, keep painting. I will support you from every angle. चाहे वो फाइनेंस का है, चाहे वो एकोमोडेशन है, आर्ट मटेरियल चाहिए, whatsoever you need, I'll give it to you. You will be surprised to know कि मुझे कोई ज्यादा सोचने का समय नहीं मिला. मैंने अब्रप्टली उनको बोला कि आप मुझे इंडिया से इंग्लैंड आने की बात करते हुए मैं जम्मू नहीं छोड़ सकता. Why? Because my subjects are there.
these are the subjects which inspire me to paint, And whenever I paint, I paint it with a great passion. I put all my energy into it. So ये एक रीजन था इस शिवालिक रेंज को बहुत छोटा सा ये एक सर्कल है शिवालिक रेंज का। मेरा मैक्सिमम फोकस उसी पे रहता है और जितने भी आप मेरे काम देखेंगे कोई भी सीरीज का वो इसी रेंज से जुड़े हुए होंगे। सर ये बहुत ही एक्चुअली एक ट्रू डोगरा की पहचान है कि उस डोगरा को ना तो इंग्लैंड चाहिए ना उसको यूएस चाहिए, उसको चाहिए तो अपना जम्मू चाहिए, अपने सब्जेक्ट चाहिए और साथ में संडे को राजमा चावल चाहिए। मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जब आप सुमन सर के घर में जाते हैं तो सर के घर में एक पारंपरिक जो हमारी बोलियां होती थी, उस बोली के पूरा एक रेप्लिका क्रिएट किया हुआ सर ने अपने लॉन में। जब आप उस बोली को देखते हैं उसमें वही सिंबल्स दिखते हैं जो हमारी पुरातन बोलियों में, चाहे उधमपुर हो गई, चाहे हमारी बोलियां अगर डिफरेंट लोकेशंस में बिलावर या पंचेरी के अंदर जो हमारी बोलियां हैं, उसका पूरा रेप्लिका क्रिएटेड है। तो सर जब सुबह उठते हैं और लॉन में बैठते हैं अखबार के साथ, तो उस समय भी ये केवल उन बोलियों के समक्ष ही बैठे होते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि मैं जम्मू में ही रहकर ही जितना करीब रह सकता हूँ अपने पहाड़ी क्षेत्र के, उतना मैं रहने की कोशिश करूंगा। एंड सर वी आर रियली रियली ऑनर्ड कि आप जैसे डोगरे जम्मू के अंदर हैं जिन्होंने आर्ट में इतना नाम कमाया, लेकिन वो फिर भी ग्राउंडेड और रूटेड हैं अपने जम्मू से, कि मुझे कुछ भी मिल जाए लेकिन मैं जम्मू से बाहर नहीं जाऊंगा। सर थैंक्स, आपके जैसे लोगों की वजह से ये आर्ट, यहाँ के लोग, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के पहाड़, वर्ल्ड में या जिनेवा में यू वर द फर्स्ट वन सर जिनकी एग्जीबिशन लगी थी। और जहांगीर आर्ट गैलरी के अंदर लोग वहां पे जाने के लिए, टिकट लेने के लिए 5 बार सोचते हैं, और वहां पे आपने कितनी बार एग्जीबिशन की है। ये सर हम सभी डोगरों के लिए एक मैटर ऑफ प्राइड है सर। वी आर ऑनर्ड वंस अगेन सर। आई लाइक टू कम्युनिकेट दिस। डॉक्टर विकास। सर आपने एंशियंट एग टेम्परा टेक्निक को अपनी पहचान बनाया। सर आज के इस डिजिटल आर्ट के जमाने में इस ट्रेडिशनल मीडियम को कंटिन्यू करने के पीछे क्या सोच है आपकी? अ, थोड़ा सा मैं आपको एग टेम्परा के मीडियम एज ए मीडियम बताना चाहूंगा। एग टेम्परा जो था एक ऐसा मीडियम है और इतना सुंदर मीडियम है। जब दुनिया में कोई साधन नहीं था पेंटिंग का, रॉक आर्ट के बाद एग टेम्परा में पेंटिंग करनी शुरू की इंसान ने। आप देखिए जितनी भी यूरोप अमेरिका में चर्चेज में आइकॉनिक पेंटिंग्स हुई पड़ी हैं, वो सभी एग टेम्परा में पेंटिंग की गई हैं। उनकी जो बेस है, वुडन पैनल होते हैं, पैनल को तैयार किया जाता है, फिर उसके ऊपर एग टेम्परा से पेंट किया जाता है। एग टेम्परा एक बहुत ही खूबसूरत मीडियम है। अ, आप जो प्रश्न मुझे पूछ रहे थे कि क्यों इसको चुना, मुझे उस पूरे प्रोसेस से जाने का ही एक अलग मजा आता है। इट्स अ वेरी पेन्स टेकिंग प्रोसेस एक्चुअली। आप अंडे का जो येलो है, यॉक है, उसको वाइट से अलग करते हैं। सिर्फ येलो को ही यूज करते हैं उसको। उसमें आप पिगमेंट पाउडर कलर्स जो होते हैं उनको मिक्स करके और पानी से उसको मिक्स करके आप अप्लाई करते हैं। लेकिन उस एप्लीकेशन से पहले आपको एक पूरी बेस सरफेस तैयार करनी पड़ती है। सरफेस कोई भी हार्ड सरफेस हो सकती है, जैसे कोई वुडन पैनल हो सकता है, एमडीएफ बोर्ड की सरफेस हो सकती है। उसके ऊपर फिर एक की कोटिंग होती है। और इस पूरे प्रोसेस को भी काफी एक लंबे समय से गुजरना पड़ता है। और फाइनली जब वो पैनल, फिर आप अपनी ड्राइंग शुरू करते हैं। देन यू स्टार्टेड पेंटिंग with the egg tempera. Egg tempera is such a medium that don't get an abrupt impression. उसका जो इफेक्ट है अब्रप्टली नहीं आएगा। यू एक्चुअली हैव टू वर्क इन लेयर्स अपॉन लेयर्स। उसकी बड़ी थिन लेयर्स में काम करना पड़ता है। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपको उसका इफेक्ट दिखना शुरू होगा।
और जब अल्टीमेटली पेंटिंग कंप्लीट होती है तो उसमें बड़ी सुंदर सी एक अ, हल्की सी शीन आती है, जो अंडे की शीन होती है ना, वो आपको दिखेगी। और ये इतना सॉलिड मीडियम है कि जब एक बार ये सूख जाए तो उसके ऊपर आप पानी फेंकिए, उसको कुछ भी करिए, वो कभी डैमेज नहीं होगा। इट्स अ वेरी सॉलिड मीडियम। यही एक रीजन है कि जितनी भी चर्चेज में वो आइकॉनिक पेंटिंग्स हुई पड़ी हैं, वो आज भी उतनी ही फ्रेश है। एग टेम्परा के बाद जितना भी जे दूसरे मीडियम है, ऑयल मीडियम है, जहाँ एक्रिलिक है, जहाँ पेस्टल है, ये सारे उसके बाद आए। और उसमें फिर आर्टिस्टों ने काम करना शुरू किया, क्योंकि ये पेन टेकिंग मीडियम था। आर्टिस्ट इससे बाहर निकलना शुरू हुए और उन्होंने फास्टर मीडियम को अडॉप्ट करना शुरू किया। लेकिन मेरे जो सब्जेक्ट थे, मैं जो अपनी बात कहना चाहता था, वो मुझे इस मीडियम कहने में ज्यादा मजा आता था। तो वही एक रीजन था कि मैं आप आज इस मीडियम को लेके काम कर। सर कितना बहुत समय सुंदर। लगता होगा? सॉरी डॉक्टर विकास, आप कुछ कह रहे थे। नहीं मैम, बहुत ही अमेजिंग है कि जिस तरीके से आपने सर आम लोगों के लिए एक्सप्लेन किया, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगा कि कितना चैलेंजिंग भी है, और सर बहुत अमेजिंग चीज है। और मैं ये सोच रहा डॉक्टर विकास ये क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं सोचता था सर्जरी ही मुश्किल है, बिकॉज डॉक्टर नहीं विकास एक नहीं। बोन स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, लेकिन आज इन्होंने एक टेम्पेरा के ऊपर सुन के इनको भी लगा होगा कि पेंटिंग भी बहुत मुश्किल कार्य है। सर एक इस मीडियम को बनाने में सर कितना टाइम लग जाता होगा बिफोर यू स्टार्ट पेंटिंग, जो मीडियम खाली है सर? मैं आपको बड़ा सिंपल से शब्दों में ये कहना बताऊंगा बताऊंगा कि जैसे बाकी मीडियम है, जैसे ऑयल है, आपने ट्यूब्स ली, जैसे जार लिया, पेंट निकाला, लगाया और आप शुरू हो गए। इसमें ऐसे नहीं होता। इसमें आपने पूरी पैलेट को सेट करना है, जिसमें यॉक को अलग रखना है, पानी को अलग रखना है, और डिफरेंट्स जो आप छोटे छोटे जार हैं, डिफरेंट शेड्स के जो पिगमेंट्स, पाउडर कलर हैं, उनको पानी में मिक्स करके रखना है। और फिर आपको जो शेड बनाना, पैलेट पे आप मिक्स करके बनाएंगे, उसके बाद एप्लीकेशन होती है। डिपेंड करता है आपका काम का साइज क्या है और सब्जेक्ट की डेप्थ क्या है। इन सभी चीजों पर निर्भर करता है उस काम का टाइम। लेकिन बाकी जितने भी मीडियम है, उनसे काफी ज्यादा टाइम इसको लगता है एक जो आर्ट वर्क प्रोड्यूस करने में। राइट। और सर आपकी पेंटिंग्स तो वैसे भी सर, जब मैंने पहली बार सर आपकी पेंटिंग देखी तो मेरे को 2 मिनट के लिए लगा कि ये किसी ने फोटो खींच के उसके बाद फ्रेम किया है, बिकॉज आपकी पेंटिंग्स नियर रियलिस्टिक के ऊपर हैं। मैं नियर इसलिए यूज कर रहा हूँ सर क्योंकि आप बहुत क्लोजली देखेंगे तो पता चलेगा कि किसी ने बहुत मेहनत से पेंट की है। तो सर ये जो नियर रियलिस्टिक के ऊपर आप पेंटिंग जाते हैं सर, ये कैसे हो पाता है सर? ये टेक्निक आपने सीखी और या सर ये टेक्निक आपने डेवलप की सर? मैंने कभी भी आर्ट इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं किया। आई वॉज बेसिकली लॉ ग्रेजुएट। और आर्ट जितना भी मैंने किया, जहाँ सीखा, वो मैंने खुद पढ़ के, थ्रू बुक्स, थ्रू डिफरेंट मीडियम, कुछ जो दोस्त लोग थे उनसे डिस्कस करके इन तरीकों से आर्ट को सीखा। और अ, ऐसे ही जो उसी प्रोसेस से लेके मैं अपनी पेंटिंग्स को तैयार करता हूँ। और जो भी सब्जेक्ट मेरे माइंड में आता है, उसको लेके मेरी जो स्केचिंग शुरू। रियलिज्म की जो आप बात करते हैं, वो एक मेरा एक्सप्रेशन है। जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट देखते हैं, सुररियलिस्टिक पेंटिंग्स देखते हैं, ऐसे ही रियलिस्टिक पेंटिंग्स हैं, हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग्स हैं, मैजिक रियलिज्म है। डिफरेंट लैंग्वेजेस में है आर्ट में। तो मेरा जो एक्सप्रेस करने का तरीका है, वो रियलिज्म फॉर्म में है। राइट, राइट सर। सर अब हम आते हैं कि आपकी जो यात्रा, जो आपने सीखा एक टेम्पेरा और उससे पहले लॉ, सर फिर आप जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस में आपने सोलो एग्जीबिशन लगाने वाले आप पहले इंडियन आर्टिस्ट बने। सर उस वक्त के इमोशंस क्या थे?
और दुनिया ने जम्मू और डोगरा कल्चर को किस नजरिए से देखा? ये जो प्रश्न आपने पूछा, के पीछे भी काफी स्ट्रगल रहा हमारा। ये शो तो हुआ एंड आई वाज लकी टू बी द फर्स्ट इंडियन एवर टू एग्जिबिट इन इनसाइड द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स, जो जिनेवा में यूएन के हेडक्वार्टर्स थे, उसके अंदर ये शो हुआ। अ, इस पूरे शो के पीछे एक हमारी दिल्ली की एनजीओ थी और मंगोलियन मिशन जो था वो जुड़े थे, क्योंकि 2000 जो ईयर था दैट वाज द ईयर ऑफ द माउंटेन्स। तो जितने भी वहाँ आर्ट एग्जीबिशंस हो रही थी दैट वाज रिलेटेड विद द माउंटेन्स। तो मेरा काम जैसे माउंटेन से जुड़ा हुआ था, तो दैट वाज द रीजन उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया कि मेरा काम वहाँ लाया जाए। तो अब शो की तैयारी हो गई, हमारे कैटलॉग छप गए, हमारे इनविटेशन छप गए, और पूरी जो आर्ट वर्क्स जो जाने थे उनकी पूरी करेटिंग तैयार हो गई, जो अ, जहाज के ऊपर हमने थ्रू एयर भेजनी थी। लेकिन जिस दिन हमारी फ्लाइट थी उस दिन वो सभी क्रेट को कस्टम वालों ने रोक लिया। कस्टम वालों ने दिल्ली एयरपोर्ट पे रोका, और अ, उसके तीसरे दिन हमारा इनॉग्रेशन था जिनेवा। बहुत पैनिकी हम हो गए, क्योंकि जब उन्होंने हमें रोका तो दैट वाज राउंड अबाउट 9 o'clock इन द इवनिंग, और हमारी जो फ्लाइट थी वो 11 बजे की थी, 11 साढ़े 11 बजे की। अब उस पूरे जो टाइम फ्रेम में हमने उनको पूरा क्लियरेंस देना था कि ये किस पर्पस के लिए जा रही है। उनको शायद डाउट था कि ये कोई एंटीक पेंटिंग्स हैं जो बाहर जा रही, तो इसलिए उन्होंने, तो एक बहुत ही टेंशन का माहौल बना। लेकिन इवेंचुअली वो सारे क्रेट खुलवाए गए, पेंटिंग सारी उन्होंने वेरीफाई की, चेक की, और उसके बाद फाइनली उन्होंने उनको रिलीज किया कि ठीक है ये। और ऑलमोस्ट जो फ्लाइट के दरवाजे थे वो बंद होने वाले थे जब हमारे क्रेट फ्लाइट के अंदर गए। तो फाइनली हम भी बैठे और हम जिनेवा पहुंच गए। अब देखिए द सिचुएशन बदलती कैसे है। जहाँ इतनी टेंशन में हम जहाज को बोर्ड किया, आर्टवर्क्स हमारे साथ गए, जैसे हम जिनेवा पहुंचते हैं हमारे लिए एक रिसेप्शन कमेटी आई हुई है एयरपोर्ट पे। वो हमें रिसीव करने के लिए, एयरपोर्ट से सीधा हम जहाँ हमारी अकोमोडेशन थी वहाँ उन्होंने ड्रॉप किया। और जब हम वहाँ पहुंचे और हमने अपना सारा फ्रेश फ्रुश हुए, हमने कहा जी अब हमारे आर्ट वर्क आने वाले होंगे। हाँ सर, यू डोंट वरी, दे आर ऑलरेडी इनसाइड द यूएन हेडक्वार्टर्स। Amazing. मतलब हमारी आंखों में लिटरली आंसू थे कि हमारी अपनी कंट्री में कितना मेहनत मशक्कत करके हमने इनको फ्लाइट पे चढ़वाया, और यहाँ मतलब कितना वेलकम माहौल। और जब हम यूएन की आर्ट गैलरी में पहुंचे तो देखा हमारे क्रेट खुल रहे हैं, और जो आर्ट वर्क्स हैं वो डिस्प्ले करने वाले जो टीम थी वो वो पूरी वहां पहुंची हुई है। एनीवे फाइनली वो सारे वर्क्स हम भी लगे और सारे वो डिस्प्ले हुआ। जो यूएन के उस वक्त डीजी थे, डायरेक्टर जनरल, उन्होंने उसकी ओपनिंग की, प्लस जो मंगोलिया के एम्बेसडर थे वो भी वहां आए। तो उस वक्त जो यूएन में सेशन चल रहा था उसमें सारे अमेरिकन, यूरोपियन, एशियंस सभी डेलीगेट्स आए हुए थे। तो ओपनिंग के दौरान वो हाँ, ओपनिंग के दौरान आए शो को देखने। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि जितने हम बात तो करते हैं गालिक की, लेकिन हर कोई अपने आप को उन कामों से कनेक्ट कर रहा था। Right. मतलब कनेक्शन का तरीका अलग हो सकता है,
लेकिन सोच बिल्कुल सिमिलर है। एक जो ह्यूमन सोच है वो काफी मिलती है, चाहे आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाए। एंड एवरीबॉडी वाज एंजॉयिंग द शो। और एक बहुत ही सक्सेसफुल वो शो रहा। और यही एक एक्सपीरियंस रहा इस सिनेमा शो का। बहुत ही बढ़िया सर। और जिस तरीके से आपने बताया, बहुत ही टेंशन वाली सिचुएशन है, बिकॉज इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जाकर डिस्प्ले करना अपनी पेंटिंग्स का, और लास्ट मोमेंट पे अगर आप वोट कर रहे हैं, तो आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड सर द टाइप ऑफ प्रेशर यू एंड टीम विल बी इन। और सक्सेसफुल हो गया सर। और तभी आज सर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और आपके इमोशंस दिख भी रहे हैं सर कि इट्स ए मोमेंट, इट वाज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर यू एंड फॉर अस एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द नेशन। डॉक्टर विकास। सुमन सर, आपकी पेंटिंग्स बहुत ही खूबसूरत होती हैं, लेकिन एक उनकी खासियत यह भी है कि उनके अंदर सर सोशल इश्यूज, माइग्रेशन, चेंजिंग विलेजेस और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की सर कहानी भी होती है। सर, क्या आपके हिसाब से आर्ट सोसाइटी को बदलने का मीडियम बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है आर्ट। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि एक रादर बहुत ही स्ट्रांग मीडियम है सोसाइटी में चेंज लाने का। माय वाइफ इज ए पॉटर। हमारा एक छोटा सा पॉटरी यूनिट है यहाँ। तो मैं भी वहाँ कभी बैठता हूँ, जो स्टूडेंट्स वहाँ सीखने आते हैं। आप हैरान होंगे कि उन स्टूडेंट्स में मैक्सिमम जो सीखने वाले लोग हैं वो डॉक्टर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग हैं। तो उनसे जब आप इंटरेक्शन करेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस स्ट्रेस लेवल से वो गुजर रहे हैं। और जब वो मिट्टी में अपना हाथ लगाते हैं, मतलब उनका फेशियल एक्सप्रेशन देखने का मजा ही अलग होता है। दे फील सो रिलैक्स्ड। आप कभी ब्लू रिवर सिरामिक स्टूडियो करके हमारा ये पेज है, कभी जाके उसको स्टडी करिए। वहाँ गूगल रिव्यूज पढ़िए जो लोगों ने दिए हुए। वहां से आपको मालूम होगा कि आर्ट कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। चाहे वो एक सुंदर म्यूजिक है, चाहे वो सुंदर लिटरेचर है, है, जितनी स्ट्रांगली वो सोसाइटी को कनेक्ट करेगी, ऐसा कोई मीडियम नहीं है। और जहां तक मेरी पेंटिंग्स की बात है, मैं जैसे आपको पहले भी कहा कि मेरा जो बहुत बड़ा कारण है पेंटिंग करने का, वो सभी ये शिवालिक रेंज की सारी सिविलाइजेशन है जिनको मैं पेंट कर रहा हूँ, जो मुझे इंस्पायर करती हैं, जिनकी स्टोरीज मुझे इंस्पायर करती हैं। और मैं बड़ी स्ट्रांगली इन सभी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ। मैं उन्हीं सब्जेक्ट्स को पेंट कर सकता हूँ जिनसे मेरा बहुत एक लॉन्ग टर्म रिलेशन है, जिनसे मैं बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ हूँ। तभी मैं उनके जो मानसिक रूप को जान सकता हूँ और अपने कैनवस पे उतारने का कोशिश कर सकता हूँ। और यही एक रीजन है कि मैं अ, इसी जो शिवालिक रेंज है, इसी को फोकस करके अपनी जितनी भी सीरीज है उस पे काम कर रहा हूँ। ये सर और बहुत ही बढ़िया है सर जी। ये बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है सोसाइटी में चेंज लाने का। बिल्कुल सर। और सर जैसे आपने स्ट्रेस की बात की ना सर, कि स्ट्रेस पे, तो सर मैं रीड कर रहा था सर कुछ देर पहले कि जो हम केव पेंटिंग्स होती थी, ये केव पेंटिंग्स के पीछे रीजन क्या था। क्या ये सिंबॉलिक था, दे वांट टू पास ऑन सम मैसेज टू नेक्स्ट जनरेशंस? लेकिन सर उसके बीच में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई है, जो एको करती है सर जो भी आपने कहा, कि फूड हंटर थे वो। और फूड हंटिंग जो है सर सबसे मुश्किल काम है, बिकॉज आपको पता नहीं कि आज आपको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एंड एवरी टाइम यू हैव टू बी ऑन योर टोज। जब वो पूरा दिन भाग के आते थे और रात को खाना खाने के बाद दे वांट टू स्ट्रेस फ्री करना अपने को चाहते थे। सो दिस वाज द ओनली मीडियम विद देम,
कि वो कहीं ना कहीं केव पे पेंटिंग्स करें और उन पेंटिंग को देखें कि आज का उनका दिन, क्योंकि आप जितनी भी सर केव पेंटिंग्स देखेंगे विच आर अवेलेबल अक्रॉस, उसमें हंटिंग के सीन्स हमेशा दिखाए जाते हैं कि चार लोग एक बफेलो जो है उसको कर रहे हैं या किसी पे हंटिंग के लिए, डियर हंटिंग के लिए गए हैं, बिकॉज ये उनके लिए स्ट्रेस बस्टर और स्ट्रेस रिलीवर था जो आपने कहा। तो शायद हमारे डीएनए में काफी हद तक वही चीज जो है वो ट्रेवल कर रही है। और जैसे आपने बताया सर, गूगल रिव्यूज में मैम के स्टूडियो के अंदर वो लोग भी आके सर अगर स्ट्रेस फ्री अपने को महसूस करते हैं तो पॉसिबली हम एक लीनिएज को एक वापस स्ट्रेस फ्री कर रहे हैं जो सदियों से चलती आ रही है। जी। सर इसके बाद हम आते हैं सर आपके जो फ्लोरेंस, बेनेल से लेकर बीजिंग और स्पेन तक आपका वर्क को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली सर। ये वैसे आप बता चुके हैं सर कि लोग हर जगह रिलेट करते हैं किसी न किसी तरीके से नेचर के साथ, चाहे उनका देखने का सोचने का डायमेंशन है मीडियम डिफरेंट हो। लेकिन सर कोई ऐसा इंसिडेंस आपको याद है जो इंडियन या फॉरेन ऑडियंसेस ने आपकी पेंटिंग को देख के व्यू दिए हों और उसको अलग नजरिए से देखा हो? मुझे लगता है आर्ट वर्क को देखने का जो नजरिया है उसमें कोई बड़ा अंतर नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन इमोशंस बड़ी रिलेट करती हैं एक दूसरे से। लेकिन एक सब्जेक्ट है, जैसे मैंने एक आर्ट वर्क पेंट किया, मेरा पेंट करने का तरीका जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है, और वो तभी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा अगर कोई उसको अपने साथ रिलेट करता है। ऐसे उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। जैसे मैं आपको कहना बताना चाहूंगा कि जो जितने भी मेरे कलेक्टर हैं आज तक, जितने भी पेंटिंग्स मेरी कलेक्शन में गई हैं, उसमें इंडियंस कलेक्टर के अलावा मैक्सिमम कलेक्टर अमेरिकन्स हैं, थोड़े से यूरोपियंस हैं। तो सब्जेक्ट शिवालिक के हैं, लेकिन कलेक्टर्स अमेरिकन है, यूरोपियन है। कहीं ना कहीं वो, उनको उस काम में मजा आ रहा है देखने का। कहीं ना कहीं वो अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। अभी मेरा एक लास्ट शो, वन मैन शो हुआ था फिनलैंड में। तो अ, उस शो में जो मेरा एक कलेक्टर था वो आया और उसने दो पेंटिंग्स मेरी बुक करी। उस सेम कलेक्टर ने लास्ट शो में भी मेरा एक पेंटिंग ली थी। तो इस शो में जब वो हस्बैंड वाइफ थे दोनों जब आए, तो उन्होंने पहले दिन बुक कर दिया कि ये पेंटिंग हम लेंगे। तो उनका एक तरीका होता है पेंटिंग, जब वो खरीदते हैं तो उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। देन दे टुक टुक मी टू ए डिनर। दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी गाड़ी में मुझे ले गए, और मैंने उनको पूछा कि क्यों आपने, मतलब ये जो काम लिया मेरा, किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया। कहते जो पहला काम आपका हमने खरीदा था, उस काम में हमें बहुत मजा आया, और जब आपका ये शो हमने देखा तो हमें ई कैटलॉग मिला, तो हमने पहले डिसाइड किया कि ये काम हमने लेना है। और फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने घर में उस पेंटिंग को जहां हैंग करना है, उसके लिए पहले ही एक स्पेस क्रिएट की गई जहां में उस पेंटिंग को वो हैंग करके प्रॉपर उसको तरीके से एंजॉय करें। आज भी वो सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे बहुत बार मुझे उनके मैसेजेस आते हैं। आज भी वो मेरे जो लेटेस्ट काम है उन पे कमेंट्स करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे अभी मेरा एक स्पेन, बार्सिलोना के काफी बड़े म्यूजियम में एक शो था, जिसमें आई वॉज अगेन द फर्स्ट इंडियन जिसका काम उसमें सिलेक्ट हुआ आउट ऑफ सम 54 वर्क थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसमें मेरी एक पेंटिंग थी। वो इतना बड़े लेवल का शो था कि जिसमें आपका काम एग्जिबिट होना ही एक बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने इवेंचुअली शो के दौरान उस काम को खरीदने की भी इच्छा जाहिर की, और फिर उन्होंने उस काम को एक्वायर किया। और आई वॉज द फर्स्ट इंडियन जिसका वो
बार्सिलोना म्यूजियम में वो काम उन्होंने एक्वायर किया गया। तो कहीं ना कहीं आपका वो काम जो है अ, अपना इम्पैक्ट क्रिएट क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इतनी रिकॉग्निशन और इतना बायर्स, बिकॉज जैसे आपने बताया, आई थिंक आर्ट के असली प्रशंसक तो वही हैं जो पहले सेलिब्रेट भी करते हैं और एक जगह भी रखते हैं। सर, इंडियन कलेक्टर्स में से कोई ऐसा है सर जो विच यू रियली थिंक दैट विच हु हैज रियली मेड योर पेंटिंग्स प्राउड, और आपको भी आज लगता है कि मैंने उस सेलिब्रिटी को अगर मैंने पेंटिंग दी है, सो माय पेंटिंग इज एट द राइट प्लेस? देखिए, जितने भी कलेक्टर्स होते हैं, हम लोग मोस्टली स्टूडियोज में बैठ के काम करते हैं। जो अ, जिस माध्यम से वो काम जाते हैं वो तो गैलरी वाले होते हैं। और आपको बाद में पता चलता है कि फलां कलेक्टर के पास आपके काम गए। लेकिन मैं बड़ा लकी समझता हूँ, जब मेरा पहला वन मैन शो हुआ 91 में जहांगीर आर्ट गैलरी में, तो जैसे ही शो ओपन हुआ तो मैंने इनविटेशन मिसेस बच्चन को भी भेजा हुआ था, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन को। ऑल ऑफ सडन शी एंटर द गैलरी, और आते ही उन्होंने दो काम बुक किए, जिनमें से एक काम बहुत ही बढ़िया था, जो मेरा पर्सनल, मेरे दिल के बड़े करीब था। वो काम मेरे फादर का एक पोर्ट्रेट, जिसमें वो विंटर सनलाइट में बैठे हुए हैं और बड़ी ऐसे रेमनिसाइज कर रहे हैं अपनी, मतलब किसी थॉट में फोकस्ड है, और जो विंटर सनलाइट है उनके ऊपर पड़ रही है। वो मेरे दिल के बड़े करीब काम था जो उन्होंने एक्वायर किया। और उसके बाद मैं, मेरा एक दोस्त जो अभी कनाडा में है, उसकी मैंने एक ऑन द स्पॉट स्टडी की थी। हम दोनों गए थे घूमने, तो वाटर कलर में स्टडी की थी। ये दो काम उन्होंने एक्वायर किए। फिर बाद में जो शो हुए उसमें अंबानीज ने किए, काफी जो फिल्म वर्ल्ड की सेलिब्रिटीज हैं इन्होंने काम एक्वायर किए। तो आपको अच्छा लगता है कि आपके काम इस लेवल तक जा रहे हैं और उनकी जो स्पेसिस हैं वहाँ वो लग रहे हैं। सर, आपके साथ साथ हम भी बहुत प्राइड फील करते हैं, क्योंकि जैसे फोकलोर्स होती है ना सर, कई सुनी सुनाई बातें होती हैं। सो आई वांटेड टू लिसन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि सुमन सर की जो पेंटिंग है वो अमिताभ बच्चन के घर में लगी है या अंबानीज ने एक्वायर की है। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, ये फोकलोर्स नहीं है, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है। सर की पेंटिंग्स उन लोगों तक पहुंची है, और आज हम अपने तवी टेल्स के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जम्मू में रहकर, एक जम्मू में स्टूडियो रह के, और जम्मू के लैंडस्केप, डुग्गर लैंडस्केप को मैं कहना चाहूँगा जो हमारे रीजनल लैंडस्केप है, उसको करके सर जिस ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। जो बच्चे अभी आज की डेट में पेंटिंग कर रहे हैं, अगर वो पेंटिंग सीख रहे हैं या करना चाहते हैं कि आगे उनकी पेंटिंग्स भी वर्ल्ड स्टेज पे जाएं, तो आई थिंक आपके सामने आपके एक आइडियल हैं जिन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि चाहे आपने पेंटिंग सीखी हो या नहीं सीखी हो, सीखने का पैशन हो और उसको अपने किसी ना किसी जज्बातों को पेंट के माध्यम से अगर आप आगे बढ़ा सकते हैं, तो दुनिया जो है वो आपके लिए एक स्टेज है। थैंक यू सर फॉर enlightening us with lot many things on painting as well as about our जन्म भूमि एंड कर्म भूमि। फॉर ऑल ऑफ अस, हम तीनों के लिए यही जन्म भूमि और कर्म भूमि भी है। एंड सर, वी आर रियली रियली ऑनर्ड वंस अगेन सर। डॉक्टर विकास। सुमन सर, आज के डिजिटल युग में आज के यंग आर्टिस्ट के पास सर सोशल मीडिया और एआई जैसे पावरफुल टूल्स हैं सर। सर, आपके हिसाब से ओरिजिनलिटी और टेक्नोलॉजी के बीच में बैलेंस कैसे मेंटेन किया जा सकता है? देखिए, जो एआई का आना है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आर्ट वर्ल्ड में भी और बाकी क्षेत्र में भी। लेकिन एआई की एक लिमिटेशन है, उसको उस लिमिटेशन तक ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो जो लिमिटेशन है, मुझे लगता है वो मोर टुवर्ड्स टेक्निकल पार्ट है। आप किसी इमेज या किसी सब्जेक्ट को तरोड़ मरोड़ जरूर कर सकते हैं,
उसको एक शेप जरूर दे सकते हैं, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट की जो इमोशंस हैं वो एआई के थ्रू आप कैप्चर नहीं कर सकते। जो आपका स्टूडियो में आके ईजल के सामने बैठ के कैनवस के ऊपर जो आपकी एक थॉट प्रोसेस शुरू होता है, वो थॉट प्रोसेस एक पूरा फ्लूइड फॉर्म में होता है। लेकिन इवेंचुअली जब आप कैनवस पे उसको क्रिएट करते हैं तो उसकी एक हार्ड फॉर्म होती है। लेकिन उस हार्ड फॉर्म और फ्लूइड फॉर्म का जो प्रोसेस है वो एआई कभी भी कैप्चर नहीं कर पाएगा। और मैं यही कहना चाहूंगा कि उसको उसी लिमिट तक यूज किया जाए। आपकी जो अल्टीमेट क्रिएटिविटी है वो तभी उभर के सामने आएगी जब आप उसको उस अपने आप को उसमें उस लड़ाई में डालेंगे। कैनवस और ब्रश की जो लड़ाई है उसमें जब तक आप जूझेंगे नहीं, आप वो इफेक्ट, उस इमोशंस को निकाल नहीं पाएंगे। और वो चीज कभी भी एआई नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको उसका जो इस्तेमाल है वो उसी लेवल तक करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। क्योंकि सर अभी जो रिसेंटली आई थिंक जो थॉट प्रोसेस था पूरी दुनिया का दो भागों में था, जब स्टूडियो गिबली का एआई के अंदर आई विल नॉट से यूज बट मिसयूज हुआ। बिकॉज वो बहुत ही पायस आर्ट था, और जैसे जब वो बनाते थे काफ़ी मेहनत और काफ़ी टाइम लगता था। कैसल इन द स्काई उसके और जितने भी उनकी अ, जितनी भी उन्होंने जितनी भी कृतियां बनाई वो सब कुछ जो थी बहुत ही मेहनत से बनती थी। और एक रात में अगर आप हर इंसान गिबली बना रहा है तो एक जो स्कूल ऑफ थॉट था कि अब सबको एक्सेस मिल गई है आर्ट में अपने को दिखने की, और दूसरा था कि आप मेहनत को 2 सेकंड के अंदर फास्टेस्ट वे में नहीं कर सकते। तो दुनिया अभी भी बटी हुई है सर, लेकिन मैं ये मानता हूँ सर कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आर्ट जो है वो एक्सप्रेशन है, और एआई जो है ये मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग को आप एक मोमेंट तक, एक लिमिट तक अगर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो फिनेस है या जो उसके अंदर इमोशंस हैं वो तभी आएंगे जब आप दिल से बनाएंगे, और शायद उसके पास दिल नहीं है, उसके पास खाली दिमाग है जो भी हमारे द्वारा दिया हुआ। सर एब्सोल्युटली। सर अब हम अपने पॉडकास्ट के अंतिम चरण में आ गए हैं, और अगला क्वेश्चन पूछने से पहले सर, यहाँ जो हमारी पॉडकास्ट में डिस्कशन चल रही है सर, सर आप म्यूजिक से अब काफी दूर हो गए हैं सर, या अभी म्यूजिक कभी कभी वापस आता है और आप रियाज करते हैं और कभी गाना गाते हैं, कभी ऐसा होता है सर? बड़ा रेयर होता है। मेरे स्टूडियो में अभी भी गिटार, एकॉस्टिक गिटार रहता है। और कभी जब बहुत थका हुआ होता हूँ तो उसको मैं लेके कोशिश करता हूँ बजाने की। लेकिन अब बहुत एक वो जिसको आप कहते हैं टाइम गैप पड़ गया है। तो रादर म्यूजिक जब मैं काम करता हूँ तो वो कंटिन्यूएशन में चल रहा होता है। म्यूजिक के बिना मैं काम कभी नहीं करता। हमेशा मेरे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है कंटिन्यूएशन में। तो वो उस फॉर्म में हिस्सा जरूर मेरा बनना रहता है। तो सर हमारे साथ क्या होता है सर कि डॉक्टर विकास आते हैं सर्जरी से, और अभी हमारी डिस्कशन चल रही होती है तो पता चलता है कि इनका एक म्यूजिक किसी के साथ ये जुगलबंदी में सर म्यूजिक अपना वीडियो जो है वो रिलीज कर देते हैं फेसबुक पे। तो इनको मैंने इनको पूछा कि इतने काम में थकने आने के बाद टाइम कहाँ से मिलता है, ये सर मेरे लिए यही रिलैक्सेशन है। तो जब सर्जरी के बाद आता हूँ तो मेरे को यही लगता है खत्म करूँ जाके एक गाना गाऊं, तभी जाकर कहीं ना कहीं मन को सुकून मिलेगा। ठीक। सर तवी टेल्स के थ्रू हम दुनिया भर के डोगरास तक मैसेज पहुंचाते हैं, जो उनके अपने डोगरास हैं जिन्होंने डिफरेंट फील्ड्स में काम किया, और आज जैसे हम अपनी 73rd एपिसोड में हैं। सर आप जम्मू की आर्ट कल्चर हेरिटेज को लेकर उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और सर इसके साथ ही आपका अगला ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है सर इन टर्म्स ऑफ आर्ट? मैं उन सभी को ये कहना चाहूंगा कि ये जो डुग्गर प्रदेश है, जम्मू, एक छोटा सा टाउन है, बड़ा पीसफुल टाउन है। और बहुत सुंदर जगह है अपनी क्रिएटिविटी को उभार के बाहर निकालने के लिए। यहाँ काम करते रहिए, सिर्फ मेहनत करिए, फोकस्ड रहिए,
और विद कमिटमेंट काम करिए। जो सक्सेस है वो आपके पास आएगी और कहीं नहीं जाएगी। तो उस उस क्रिएटिविटी को काम करने के लिए मुझे लगता है जम्मू से बढ़िया जगह कोई नहीं। हालांकि काफी कमर्शलाइजेशन हो रही है, सब कुछ मॉडर्न चीजें उभर के आ रही हैं बाहर, लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट आज भी जब मैं स्टूडियो में एंटर करता हूँ, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि फोकस्ड रहें और विद कमिटमेंट काम करें और करते रहें। जहाँ तक मेरा नया प्रोजेक्ट है, आजकल मैं इस ईयर के एंडिंग में मेरा एक वन मैन शो होने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली दिल्ली में होगा वो, और ये काफी अरसे के बाद होगा, रादर कोई 6 7 8 साल के बाद। तो इस वक्त मेरा जो पूरी एनर्जी है उसी शो में लगी हुई है। तो बड़ी जल्दी जब वो पूरा डिसाइड होता है तो मैं आपको उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू सर, एंड वी आर रियली रियली ऑनर्ड सर। और सर, जब हम आपके साथ पॉडकास्ट करें, बिकॉज आपका काफ़ी व्यस्त समय रहता है, और क्योंकि वी कैन अंडरस्टैंड सर, क्योंकि पेंटिंग बीच में नहीं छोड़ सकते, या उसकी प्रेपरेशन, और जैसे आपने बताया अगले 7 8 महीने में सोलो एग्जीबिशन और वन मैन एग्जीबिशन जो है वो आप दिल्ली में लगा रहे हैं। लेकिन सर, आपने समय निकाला तवी टेल्स के लिए, तभी समय निकाला आपने डॉक्टर विकास और मेरे लिए। सर, वी आर रियली रियली ग्रेटफुल। सर, आपकी जर्नी बहुत ही एक हम कह सकते हैं सर, ये जर्नी पैशन की है, क्योंकि आपने फैमिली बिजनेस, लॉ और पेंटिंग, ये तीनों चीज़ें आपके पास थी। बहुत कम लोग होते हैं सर जिनके पास तीन ऑप्शंस होती हैं, और वो उन ऑप्शंस में से उन ऑप्शंस को चुनना चाहते हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड होती है। जैसे डॉक्टर विकास ने स्टार्ट में भी कहा, डॉक्टर, वकील, लॉयर, सीए, कुछ भी बन जाए, या फैमिली बिजनेस वॉज द इजिएस्ट सर, बिकॉज अच्छा बिजनेस चल रहा है, कौन मेहनत करे। लेकिन आपने सर मेहनत की, और मेहनत करने के बाद उसमें भी आपने ऐसे मीडियम को चुना जो मीडियम नॉर्मल नहीं है, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जिसको क्रिएट करना पड़ता है, जिसके ऊपर टाइम लगाना पड़ता है। तो सर, आपकी पूरी जर्नी उन सब लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो अपने पैशन जो है उनकी जिंदगी को फ्यूल करता है। हम सब, वी आर सर लुकिंग फॉरवर्ड आपकी और अन्य ऐसी कई एग्जीबिशंस को, ऐसे कई चाहे इंडिया में हो या वर्ल्ड वाइड हो। तो सर, हम ये चाहते हैं कि ये एग्जीबिशंस और बढ़िया तरीके से हों सर, आप और बड़े लेवल के ऊपर जाएं सर। और यही सर हमारी शुभकामनाएं हैं फ्रॉम तवी टेल्स। डॉक्टर विकास सर, ये डॉक्टर होने के साथ साथ एक बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान भी हैं। तो ये क्या करते हैं सर, जिसकी जो भी इच्छाएं हों और जो भी ड्रीम्स हों, जैसे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हों, तो ये सारे भगवानों को इकट्ठा करते हैं शिवालिक के, और उसके बाद एक बहुत अच्छा वोट ऑफ थैंक्स देते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ डॉक्टर विकास से, प्लीज ऑफर वोट ऑफ थैंक्स सर के लिए। सर ने इतना समय हमारे लिए निकाला और हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सर, डॉक्टर विकास। सुमन सर, 73rd एपिसोड हमारे तवी टेल्स का था आज, और उसको सुशोभित करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने एक ऐसे डुग्गर रत्न से मुलाकात की है कि जिनका काम दुनिया के कोने कोने में पहुंचा हुआ है, जिनको हम सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज कहते हैं। आप किसी का नाम लीजिए, उनके घरों में आपका काम है। तो हम बहुत ही सर आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और वी आर फीलिंग प्राउड कि आप जैसा एक रत्न जम्मू में है और जम्मू की धरती से अपना कार्य कर रहा है। सर, ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम सब के लिए, और उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि जम्मू में कुछ नहीं रखा, जम्मू से बाहर जाइए तो आपकी जिंदगी बनेगी। मुझे लगता है ये एपिसोड उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जवाब है। उनको ये जरूर देखना चाहिए जो ये कहते हैं कि इस धरती पे कुछ नहीं रखा, आपका जो जीवन है वो बाहर जाके बनेगा। तो सर, आज के इस बेहद इंस्पायरिंग और थॉट प्रोवोकिंग कन्वर्सेशन के लिए मैं अपनी पूरी टीम की ओर से आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा सर। सर, आपने हमें बताया कि पेंटिंग सिर्फ एक आर्ट वर्क नहीं होती, बल्कि वो इतिहास भी होती है, समाज का दर्पण भी है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कल्चरल डॉक्यूमेंट भी है सर। सर, हमें पूरा विश्वास है कि आज का एपिसोड सिर्फ आर्ट लवर्स ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान को इंस्पायर करेगा जो अपनी रूट्स, अपने कल्चर और अपनी आइडेंटिटी को समझना चाहता है। सर, आज का एपिसोड हर डोगरा को गौरवान्वित करेगा, जैसे मैंने आप पहले जिक्र किया। और आपकी लाइफ जर्नी से सर ये साबित हो गया कि जो जम्मू, डोगरा, डुग्गर धरती, शिवालिक और यहाँ का हर वासी
आपके डीएनए में है, आपके कन में है, क्योंकि आपने ऐसी ऑफर्स को ठुकराया। लोग तो भागते दौड़ते हैं कि ऑफर मिलेगी, हम फॉरेन में सेटल हो जाएं। तो आपने इस जम्मू की धरती के लिए ऐसी चीजों को ठुकराया जो एक सच्चे डोगरे की सर पहचान है। और सर, तवी टेल्स की पूरी टीम की ओर से मैं फिर से आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और मैं सर, माता वैष्णो देवी, बावे वाली माता, सुकराला माता, हमारी कुल देवी, कुल देवताओं से प्रार्थना करूंगा कि सर, आप इसी तरह कला के माध्यम से जम्मू, डोगरा विरासत और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते रहें। और आप जिस विजन मिशन के साथ सर आगे बढ़ रहे हैं अपनी फील्ड में, उसमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें और हम सब डोगरों को इसी तरह गौरवान्वित करवाते रहें। और अब हम, हमारे सभी व्यूअर से मेरा निवेदन है कि अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आर्ट लवर्स के साथ तो करें ही करें, हर एक के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये बताएं कि इस कन्वर्सेशन का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। सर, मैं आपका फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जय हिंद, जय डुग्गर, जय माता दी। धन्यवाद। Thank you, sir.